तो आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल से कि हम बेसिकली इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये यूनिट आपको ये बताएगी कि किस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड किया जाता है और इनकम का लेवल डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जब आप 11th में थे, जब आप कॉमर्स के बचपन में थे या ह्यूमैनिटीज के बचपन में थे, तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जो देखा कि जो पूरे दो लीड रोल थे वो थे डिमांड और सप्लाई। वहां वो डिमांड और सप्लाई आपकी क्या चीज जानने में मदद करते थे, बता सकते हो? कि जब डिमांड और सप्लाई एक साथ आ जाते हैं तो वो हमें एक चीज बताते हैं, क्या? द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम डिसाइड करते थे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, आज अगर हमें यहाँ पर भी ये जानना है ना कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल क्या है और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, तो उसके लिए भी हमें जरूरत है डिमांड और सप्लाई की। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा, सिर्फ डिमांड और सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि यहाँ पर आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हो, तो यहाँ आपके पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन के साथ चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू, यानी कि हमें चाहिए एग्रीगेट। यहाँ पर टोटल वैल्यू का मतलब क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट हमेशा किसी सम को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज के लिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता है नेशनल इनकम में आपने दो तरीके के गुड्स पढ़े थे, कौन कौन से? फाइनल और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो फॉर द प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं या फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल होते हैं, यानी कि एज अ रॉ मटेरियल जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। बट फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल प्रोडक्ट जो या तो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है या कंजप्शन पर्पस के लिए लिया है। जैसे कि आप एक ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हो, तो जो आप आलू की पिट्ठी रेडी कर रहे हो, आप ब्रेड खरीद के लेकर आ रहे हो, वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है। और जब वो ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया तो वो आपके लिए फाइनल गुड है। आप जब नेशनल इनकम में ऐड करते हो वैल्यू, तो सिर्फ फाइनल गुड्स की ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि क्या उस ब्रेड पकौड़े की वैल्यू में उस ब्रेड का पैसा नहीं होगा, उस आलू की पिट्ठी का पैसा नहीं होगा, वो जो आपने तेल इस्तेमाल किया होगा उसका पैसा नहीं होगा, सबका पैसा ऐड होगा। तो अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग और फाइनल गुड्स की वैल्यू को अलग इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज की दो बार काउंटिंग। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ किसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स की। बात समझ आ गई? तो आप जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ देना है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, आपको क्या लिखना है? द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स। अब यहाँ पे सेक्टर से क्या मतलब है? यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात हो रही है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? नहीं जी नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे जो चार सेक्टर्स है, कौन कौन से? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चार सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर से एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। ये चारों सेक्टर एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, कि जो हमारे जितने भी सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के, चार सेक्टर्स, ये प्लान कर रहे हैं इन चीजों को क्या? बाय करने के लिए। खरीदेंगे तभी तो डिमांड आएगी ना। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब देखो यहाँ से ना ये कुछ अजम्पशन है। गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो इनकम लेवल है, उठाऊंगी वैसे, कि हमारा जो इनकम लेवल है वो कैसा है? कांस्टेंट है, गिवन है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। बेसिकली यानी कि एग्रीगेट डिमांड आप कब देख रहे हो? एक साल के लिए देख रहे हो। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई कि एग्रीगेट डिमांड वो वैल्यू है जो हमारे टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी टोटल वैल्यू जो हमारे सारे सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर वो बाय करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, क्लियर? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड है क्या? अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं
तो खर्चा ही तो है। अगर मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैं कोई सामान खरीदती हूँ तो मैं खर्चा कर रही हूँ। अगर अपने घर में हम सब्जी लेकर आ रहे हैं तो सब्जी लेना इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, इज ऑल्सो एन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एक बिजनेस फर्म है, उसने फ्लाईओवर बनवा दिया, उसने मशीनें खरीदी, तो क्या उसने डिमांड को रिप्रेजेंट नहीं किया? क्या उसने खर्चा नहीं किया? तो ये भी खर्चा होता है। गवर्नमेंट आपको पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, भाई आपके लिए रोड्स बनवाती है, रेलवे फ्लाईओवर्स बनवाती है, आपको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दे रही है, एजुकेशन सर्विसेज दे रही है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है? ये भी तो खर्चा है। प्लस आप बाहर का सामान खरीदते हो, बाहर वाले आपका सामान खरीदते हैं, तो क्या ये एग्रीगेट डिमांड को शो नहीं करता? ये भी तो डिमांड को शो कर रहा है और खर्चा हो रहा है। यानी कि जहां जहां डिमांड है वहां वहां खर्चा है ना। अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो? खर्चा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर? बिल्कुल कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड किसको रिप्रेजेंट करती है? खर्चे को ही रिप्रेजेंट करती है। तो एग्रीगेट डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एक कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक कैसा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के अभी। और जो चीज पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने किया ना कि एक साल है, एक हफ्ता है, जहां पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं किसी, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, या मैं कहूं जीडीपी। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा कि डिमांड खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कह रहे हो कि आपको किसी चीज की डिमांड है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए आप खर्चा करोगे ही। तो उन खर्चों को, उन डिमांड के हमारे पास 4 सोर्सेज निकल कर आते हैं कि कहां कहां से ये डिमांड आ सकती है, कहां कहां से हमारी इकोनॉमी के अंदर खर्चा होता है। तो आपने ना ये वाला टॉपिक ऑलरेडी वैसे नेशनल इनकम में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर दोबारा लेंगे उसका एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि कहां से डिमांड आ रही है? प्राइवेट, या मैं कहूं हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको सिंबॉलिकली हम बोलेंगे सी। ठीक है, कि हम जो है, हम हाउस होल्ड जो है, हम भी एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? It is the expenditure incurred by the households on purchase of goods and services during an accounting year. यानी कि जितनी भी चीजें हमें अपने कंजप्शन पर्पस के लिए चाहिए या सर्विसेज को हम अवेल करते हैं, तो उन चीजों को लेने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। So it is the expenditure incurred by all the private firms on equipment, building, etc. and change in inventory. यानी कि ये वो खर्चा है जो आप किस लिए कर रहे हो? आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, प्लांट, मशीनरी, ये सब खरीदी, या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, यानी कि कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है। प्लस आपकी इन्वेंट्री में भी जो चेंजेस होते हैं, इन्वेंट्री समझते हो ना क्या? ठीक है, जो आपका स्टॉक है उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं। भाई स्टार्टिंग में कुछ होता है, एंड में आके कुछ और हो जाता है, ड्यूरिंग द ईयर आप खरीदते भी हो, तो वो जो चेंजेस है, उन चेंजेस को भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। गवर्नमेंट क्या करती है? इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हेल्थ सर्विसेज मिलना गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन की सर्विस मिलना, गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक गुड्स हमें दे रही है वो सारी चीजें क्या कंज्यूमर गुड्स में, यानी कि कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी दे रही है हमें, ये सारी चीजें क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। बट कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो जहां पे गवर्नमेंट हमारे लिए कोई एसेट क्रिएट करती है, गवर्नमेंट पब्लिक पार्क बनवा रही है आपके लिए, गवर्नमेंट आपके लिए मशीनें खरीदती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खरीदती है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है, डैम्स बनवाती है, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप कह सकते हो, वो सारी चीजें कैपिटल गुड्स में काउंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स। नेट वर्ड आ गया, सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं है। पहली बात, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? हम जो सामान बाहर की कंट्री को बेचते हैं, बेसिकली सेलिंग ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज एक्सपोर्ट। बट वहीं पे इंपोर्ट क्या है? हम जो सामान फॉरेन कंट्रीज से खरीदते हैं, यानी कि बाइंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज नोन एज इंपोर्ट्स। ठीक है, तो यहां पर ये उन दोनों का डिफरेंस है। इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
एक्स होता है एक्सपोर्ट और एम होता है इंपोर्ट. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अब कैसे? एक्सपोर्ट यानी कि आपने बाहर सामान भेजा, यानी कि आपके गुड्स की डिमांड है बाहर, बाहर वाले आपके गुड्स के लिए डिमांड शो कर रहे हैं, तो आपको उनको बनाने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा ना. लाइकवाइज आप बाहर के सामान खरीदते हो, जब आप बाहर के सामान खरीदो तो इसका मतलब आप भी तो एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट कर रहे हो ना. तो इसीलिए यहाँ पर इसको वर्ड क्या दिया गया, टर्म क्या दी गई है, नेट एक्सपोर्ट्स. तो ये 4 जगह है, 4 कंपोनेंट्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. अब अभी जो हमने फिलहाल कंपोनेंट्स पढ़े एग्रीगेट डिमांड के, तो वहां से इक्वेशन निकली दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहां पर सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट हाउसहोल्ड्स, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स. बट ये कौन से सेक्टर की जो है इक्वेशन है? ये इक्वेशन है 4 सेक्टर मॉडल की. जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर हैं, बट आपका सिलेबस सिर्फ 2 सेक्टर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. आपको 4 सेक्टर मॉडल नहीं पढ़ना है, और उस 4 सेक्टर मॉडल के अंदर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे कौन कौन से 2 सेक्टर्स को, गवर्नमेंट और फॉरेन यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को. तो आपकी इक्वेशन सिर्फ रह जाएगी एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. कितना आसान हो गया आपके लिए काम. आपको सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है जिसमें आपको प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है. बात समझ आ गई? चलिए अब यहां पर आप समझिए कि ग्राफ क्या है. बेसिकली लॉजिकली समझना है हर एक चीज को. यहां पर मैंने एक स्केड्यूल लिखा है और साथ में है हमारे पास एक ग्राफ. ठीक है, कर्व्स बने हुए हैं. सर समझेंगे रिलेशनशिप कि कर्व क्यों बना है. ऐसे नहीं मैं बताऊंगी कि अपवर्ड होता है और ऐसा ही होता है, नहीं, क्यों होता है पूरा लॉजिक बताऊंगी. सबसे पहले आप स्केड्यूल की तरफ चलो. ये जो y है, y किसको रिप्रेजेंट करता है? y इनकम को रिप्रेजेंट करता है. आप देख रहे हो कि आपकी इनकम 0 थी, उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500 और 600 हुई, यानी कि लगातार इनकम का लेवल हमने देखा कि बढ़ रहा है. उसी के साथ में मैंने यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखे हैं. अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे 40 का कंजप्शन है. ये सारी जो डिजिट्स है ना, ये जो सारा अमाउंट है ये करोड़ में है. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो आप देख रहे हो कि 0 लेवल ऑफ इनकम है, लेकिन तब भी 40 करोड़ का एक्सपेंडिचर है. ये एक बात निकल कर आई दैट व्हेन इनकम इज 0 देयर इज सम एक्सपेंडिचर. जब इनकम 0 होती है तब भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है. बहुत बढ़िया से इसका एग्जांपल मैं दूं. कोविड का समय आया, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट चुकी थी, 0 लेवल ऑफ इनकम पे आ गए थे वो लोग. जब जॉब छूट गई थी तो सैलरी नहीं मिल रही थी ना, तो जब बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, और बिजनेस बंद हो गए थे तो इनकम 0 हो गई थी ना, तो क्या लोग खा नहीं रहे थे क्या उस टाइम पे? कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम हो गई थी ना, तो आपने कुछ पुरानी सेविंग्स कर रखी थी, आप अपना खर्चा वहां से कर रहे थे, कि जो आपने पैसा पहले से जोड़ रखा था आप वहां से करते हो. आप खाना बंद नहीं करते हो. मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो आपको खर्चा करना है वो आप करोगे ही करोगे. और वो कहां से करते हैं? हम अपनी पास्ट सेविंग से. कहने का मतलब है कि उस टाइम पे आप अपना खर्चा कहां से करते हो? सेविंग्स में से, जिसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे? डिस सेविंग्स. क्या बोलते हैं? डिस सेविंग. सेव करना इज सेविंग, उसी सेविंग का इस्तेमाल करना इज डिस सेविंग, जिसको आप नेगेटिव सेविंग भी कह सकते हो. यहां तक बात समझ आ गई? ये जो 0 लेवल पे आप कंजप्शन करते हो ना, इसको एक नाम भी दिया गया है. इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को एक नाम दिया गया है विच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहां पर 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजप्शन एग्जिस्ट करता है उस कंजप्शन को क्या बोलते हैं हम? ऑटोनॉमस कंजप्शन. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी बार से. किससे? सी बार. तो आप देखो जरा, ये 0 लेवल ऑफ इनकम है. इस 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी देखो आप ये कंजप्शन कर रहे हो. क्या ये आपका कंजप्शन कर्व है? क्या आपका कंजप्शन कर्व 0 से स्टार्ट हुआ है? नहीं ना. आपका कंजप्शन कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है. ये 40 करोड़ है बीच में. तो ये 40 करोड़ जो बीच में है, ये क्या है आपका? ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? सी बार. बात समझ आई कि क्यों यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी एक कंजप्शन आपको दिख रही है. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देख रहे हो कंजप्शन भी बढ़ता चला जा रहा है. भाई जैसे हमारी जेब का पैसा बढ़ता है हम खर्चा भी बढ़ाते हैं. सेम प्रपोर्शन से नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर. ठीक है, तो कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है.
ये आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को देखो तो ये लगातार आपको सेम दिख रही है, कांस्टेंट है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, मैं बताऊंगी आपको वो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है। एक का नाम होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक का नाम होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बताया मैंने? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसे प्रॉफिट मिलता है, वो तभी पैसा लगाएगा जहां उसे प्रॉफिट मिलेगा। बट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर करती है हमारी गवर्नमेंट, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बदलती नहीं है, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो, चाहे इनकम 0 हो, 100 है, 200 है, चाहे 600 पहुंच गई है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम कौन सी लेकर चल रहे हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, विच इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट का लेवल कैसा रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो अगर आपको एक लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो आप सारा खुद से फिल करेंगे। याद है फिक्स्ड कॉस्ट होती थी एक क्लास में, आपने कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी थी, एक पता चल जाती थी, सारी सेम होती थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को मान के चलना है। ठीक, अब हमें निकालना है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आप अभी मेरे साथ साथ निकालेंगे C प्लस आई, 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, देन 300 380 460 एंड 540। अब आप यहां पर भी गौर करिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ रहा है। तो यहां से हमारा पहला पॉइंट निकला दैट एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड सीधे सीधे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ना। आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा तभी तो आप कंजप्शन ज्यादा करोगे। आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपका कंजप्शन बढ़ रहा था, और आपका कंजप्शन बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सेम है, इन्वेस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एग्रीगेट डिमांड पे। किसका फर्क पड़ रहा है? इस कंजप्शन का, और इस कंजप्शन के ऊपर किसका इफेक्ट आ रहा है? इनकम का। तो सीधे सीधे हमने ये बात बता दी यहाँ पे दैट एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। पहला रिश्ता पता चला। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एडी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इनकम घटेगी एडी भी घटेगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एडी। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? तुम हाँ कहते हो तो वो भी हाँ कहती है, तुम ना कहते हो तो वो भी ना कहती है। वही रिश्ता तो पॉजिटिव हुआ, बट तुम हाँ कहते हो वो ना कह देती है, तुम ना कहते हो वो हाँ कह देती है, तो नेगेटिव है यार। और ऐसे में जहां पॉजिटिव रिश्ता होता है ना, वहां ग्राफ कैसा जाता है? ऊपर की तरफ। जहां पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा वहां पे रिलेशनशिप का ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर। और जहां नेगेटिव होगा वहां कैसे जाएगा? नीचे। अब यहाँ पे इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड एडी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाने की वजह से एग्रीगेट डिमांड का जो स्लोप है, यानी कि जो उसकी शेप आएगी, वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं हम उसे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ये मैंने बात आपको अभी समझा दी कि चाहे आपका इनकम का लेवल 0 ही क्यों ना हो, तब भी आपको कुछ कंजप्शन करना ही पड़ता है। और उस कंजप्शन को हमने नाम क्या दिया अभी? 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजप्शन होती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C बार। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। अब क्योंकि कंजप्शन भी इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, इनकम लेवल के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ता है, तो कंजप्शन का कर्व भी कैसा होता है? अपवर्ड। ठीक। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ये बात मैंने आपको यहीं पे समझा दी कि इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? गवर्नमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज नहीं करती। तो जो स्लोप है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। सीधी सी बात है, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका कर्व कैसे बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट करती है। आपको थियोरेटिकली सारी बात समझ आ गई? अब आ जाओ कर्व पे। अब आपको कर्व में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ बनाते हैं, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। बच्चा क्या करता है? लाइनें खींच के आया था, मैडम अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगी, अपने आप मैडम कर्व को नाम दे देंगे अपने हिसाब से। ऐसा नहीं होता। आपको ही बताना है मैडम को कि मैडम हमने ये चीजें लिखी हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? इनकम। ये वाई एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करते हो एडी, और एडी के अंदर सी और आई अपने आप आ जाता है, तो आपको सेपरेटली उस चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? कांस्टेंट है। और क्या जीरो है इन्वेस्टमेंट?
नहीं ना, तो क्या आप उसे जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते थे? नहीं, आपने 20 की इन्वेस्टमेंट के लिए इतना स्पेस छोड़ा है, दैट मींस हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल है 20 और ये कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर आप कंजप्शन कर्व को देखें तो जीरो लेवल पे वो भी जीरो नहीं है, कुछ कंजप्शन आपने करनी है टू सर्वाइव, तो यहाँ पे 20 का गैप ये रहा, 20 का गैप ये रहा, आपका कंजप्शन कर्व 40 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आप कुछ कंजप्शन करते हो जिसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता जाता है, इसीलिए ये भी कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट डिमांड भी इनकम पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे इनकम का लेवल यहां पे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही होगी, तो एग्रीगेट डिमांड भी अपवर्ड स्लोपिंग है। बट ये एग्रीगेट डिमांड यहां से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि आप खुद देखिए कि एग्रीगेट डिमांड इज अ समेशन ऑफ सी प्लस आई। अगर ये 20 है पहले लेवल पे और ये 40 है, तो 20 प्लस 40 60, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि जो पहला आपका जीरो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट हो रहा है 60, वहां से आपने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, सो क्या आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है? अगर आपने ये समझ लिया ना, आपको पूरे चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। हमने पूरा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट यानी कि इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म होता है, और भी बहुत सारे इसके अंदर मुद्दे हैं जो हमें समझने हैं, बट हाँ, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। पहले हमने ये तो समझ लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसका स्केड्यूल और ग्राफ पूरे अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। अब हम आते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। जिस तरीके से आप ये कहते हो कि डिमांड का मतलब क्या है, कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स थे, कौन कौन से? हाउस होल्ड, हमारे बिजनेस फर्म्स, हमारी गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर्स एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं से निकलता था एग्रीगेट डिमांड, कि जितने भी ये सेक्टर्स हैं ये प्लानिंग टू बाय कर रहे होते हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज को एक साल के अंदर अंदर। अब उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई को आप क्या मानोगे? इट इज द मनी वैल्यू of goods and services that are producers। देखो वो कंज्यूमर्स की साइड से है, डिमांड हमेशा कंज्यूमर्स ही शो करते हैं और सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर्स शो करते हैं, that the producers are willing to supply। अब यहाँ पे एक बात आई है, willing to supply। सामान तो बहुत सारा हो सकता है बना रखा हो, लेकिन उस बने हुए सामान में से जो वो बेचना चाहते हैं उसे सप्लाई कहा जाता है। आपने क्लास 11 में पढ़ी है ये चीज, द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सामान आपने बना रखा है 1000 यूनिट, बेचने के लिए निकाला है 600 यूनिट, तो 1000 स्टॉक है लेकिन 600 सप्लाई है। बात समझ आ रही है? सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अब क्योंकि यहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को लेके चलेंगे। इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि वही ये एक समय के लिए होगा, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, खर्चे को, क्योंकि डिमांड का मतलब तो खर्चा ही है। अब उसी तरीके से हम सामान बेचने निकल रहे हैं मार्केट के अंदर, जब सामान बेचोगे तो क्या करोगे? पैसा कमाओगे ना। तो सप्लाई साइड शो करती है आपकी इनकम को, सप्लाई साइड शो करती है आपके टोटल आउटपुट को। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे, या नेशनल आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब याद करो, एडी सी प्लस आई था, यानी कि आप अपनी डिमांड दो तरीके से शो कर रहे थे, दो सेक्टर के लिए लेकर चल रहे थे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब जब आप सप्लाई करते हो, इनकम कमाते हो, तो उस इनकम के दो कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं भाई, या तो आप अपनी कमाई हुई इनकम को खर्च करते हो या बचाते हो। तो यहां पर एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। आपके सामने एक स्केड्यूल है, वाई इनकम को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हो कि लगातार जो इनकम का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। जब एडी पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि कंजप्शन भी लगातार बढ़ता जाता है। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि हमारी जेब का पैसा अगर बढ़ेगा तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, बट सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ते हैं। वो बात अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आपकी इनकम का लेवल 0 था, लेकिन उस 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ खर्चा करते हो ना, उस खर्चे को क्या कहते हैं? एट 0 लेवल ऑफ इनकम some minimum consumption for survival is always there, which is known as autonomous consumption। और वो कंजप्शन हम कहां से कर रहे होते हैं भाई? हम कमा तो कुछ नहीं रहे हैं बट खर्चा कर रहे हैं। तो वो खर्चा कहां से कर रहे होते हैं कि जो पैसा हमने बचा रखा था उसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी सेविंग को
यूज करते हैं, जिसे हम डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग कहते हैं। तो देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग कैसे हो जाती है, नेगेटिव, और वो हमेशा किसके बराबर होगी, जितना आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। हमेशा अगर आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन 40 है तो नेगेटिव सेविंग कितनी रहेगी, -40। अब उसके बाद आपने 100 की इनकम कमाई, लेकिन तब भी आप 120 रुपए का खर्चा कर रहे हो, क्या अभी भी सेव कर पा रहे होगे, नहीं, अभी भी आपकी सेविंग नेगेटिव जाएगी -20, क्योंकि अभी भी आपको सेविंग में से 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपकी 200 की इनकम हुई, 200 ही खर्च कर दिया तुमने, तो सेविंग हो पा रही होगी, नहीं। फिर उसके बाद 300 की इनकम हुई, 280 खर्च करे, तो अब सेविंग है, कितने की सेविंग है, 20 की। उसके बाद 400 रुपए की आपकी इनकम है, 360 रुपए आपने खर्च कर दिए, 40 की सेविंग हो गई। 500 रुपए है, 440 खर्च किए, 60 की सेविंग हुई। 600 रुपए कमाए, 520 खर्च किए, 80 की सेविंग हुई। बात समझ आ गई। अगर यानी कि ये दो भी हैं तो आप सेविंग अपने आप निकाल सकते हो। अब हमें तो निकालना लेकिन एएस, कैसे निकलेगा, C प्लस एस। तो भाई 40 माइनस 40, ठीक है, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस 0, फिर उसके बाद 280 प्लस 20, 360 प्लस 40, 440 प्लस 60, 520 प्लस 80, क्या निकल कर आया, किसके बराबर निकल रहा है, हैंड्स प्रूव्ड। यहीं से निकला है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम, ठीक है, यहां से बात समझ आ गई आपको। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर एक कर्व के थ्रू ड्रॉ करूं, तो यहाँ हमने लिया इनकम, यहाँ हम लेकर चल रहे कंजप्शन प्लस सेविंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन और सेविंग्स भी बढ़ती हैं, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, और कैसी लाइन बनती है, 45 डिग्री। अभी ओरिजिन से स्टार्ट हुई हुई है, आपको याद हो तो हमने जो एग्रीगेट डिमांड कर बनाया था वो 0 से स्टार्ट नहीं किया था। कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए, ठीक है, हमारी डिमांड कभी 0 नहीं हो पाएगी, हम कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे ही करेंगे। बट यहाँ पर अगर आपकी इनकम 0 है, इनकम 0 हो सकती है ना, तो इनकम 0 हो सकती है, तो इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो आप अपना कंजप्शन और सेविंग का लेवल भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इट इज ऑलवेज 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है। तो एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ लिया। अब इसके आगे के कुछ इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको न्यूमेरिकली भी समझना है, क्योंकि यहाँ जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना वो न्यूमेरिकली आपकी हेल्प करेंगे। मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे छोड़ी हैं, और जो चीजें मैंने यहाँ पे छोड़ी हैं वही आपको न्यूमेरिकली समझनी है, पहले थ्योरेटिकली समझनी है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखा है कंजप्शन फंक्शन, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो पहले मतलब समझते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, यानी कि हम कितना कंज्यूम करेंगे या करना चाहते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि हमारी इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे इसका मतलब कंजप्शन फंक्शन क्या कहता है, फिर कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि आप कह सकते हो एक मैथमेटिकल चीज है। ये फंक्शन वाली बात है हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ये इसको मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। यानी कि दो वेरिएबल है, एक कंजप्शन है, एक इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम है। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है उसे कौन बताएगा, कंजप्शन फंक्शन। अब वो रिश्ता है क्या, पहले उस रिश्ते के लिए हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या है, जिसको नाम दिया गया कीनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। क्योंकि देखो, हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करना चाहते हैं ना, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये हमारी साइकोलॉजी से रिलेट करता है। तो इसीलिए इसको इवॉल्व इन्होंने किया था, कीन्स ने, तो इन्हीं के नाम पर इस लॉ को यहाँ पर इवॉल्व किया गया, यानी कि इस लॉ को इन्हीं के नाम पे रखा गया। अब लॉ क्या है, वही पुरानी बात है जो भी पीछे पढ़ के आए हो। एट 0 लेवल ऑफ इनकम एक मिनिमम कंजप्शन होता है सर्वाइवल के लिए, कि जब हमारी इनकम 0 होती है तब भी क्या हम कंजप्शन नहीं करते, करते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं ना अब तक ये बात कि 0 लेवल पे भी एक अपने मिनिमम सर्वाइवल के लिए हमें खर्चा करना ही पड़ता है। तो उस खर्चे को आप क्या कहते हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन। यही बात यहाँ पे बताई गई, इन्होंने भी पहला पॉइंट यही बताया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, कंजप्शन भी बढ़ता है। आज आपकी जेब में 100 रुपए है, आप उसमें से अगर 50 रुपए खर्च कर देते हो, कल को आपकी वही इनकम बढ़ के 150 रुपए होगी, तो हो सकता है आप 70 या 80 खर्च करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट फिर उन्होंने क्या किया, क्या कहा,
एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां तक की बात तो हमने सेकंड पॉइंट में भी पढ़ी, बट उन्होंने आगे एक लाइन ऐड करी, बट बाय द लेसर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, बट उसके बढ़ने का जो रेट है वो इनकम के बढ़ने के रेट से कम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 50% से बढ़ रही है तो आप अपना कंजप्शन भी 50% से इंक्रीज कर दोगे, नहीं, वो आप 20% से 30% से इंक्रीज कर सकते हो, और ये ऐसा ही होता है, ठीक है, ये बिहेवियरल है। तो आपको लॉ तो समझ आ गया। अब फिर से वापस आते हैं कंजप्शन फंक्शन पे। हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, तो उसके अंदर क्या होता है हमने ये भी देख लिया। इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करना चाहते हैं। चाहत आ गई है यहाँ पे, और चाहत का मतलब क्या है, चाहत का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस, कि यहाँ पर हमारे जो हाउस होल्ड है वो गुड्स और सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद ये क्या शो करता है, ये शो करता है कंजप्शन को एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास कंजप्शन है और अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है। अब यहां से हमें ना कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। क्या, जब इनकम 0 थी तो कंजप्शन 40 का है। अभी फिलहाल अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा जो कंजप्शन है इस पॉइंट पे, यहाँ कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है। उसके बाद आप यहाँ देखो, अभी भी इनकम 100 है, कंजप्शन 120 का है। अभी भी यहाँ पर जो कंजप्शन है वो ज्यादा है और इनकम कम है। एक पॉइंट ऐसा आया कि कंजप्शन और इनकम बराबर हो चुके हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे देख रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है लेकिन कंजप्शन कम है, यानी कि कंजप्शन कम हो चुका है हर लेवल पे और इनकम बढ़ चुकी है। इसी को आपको ध्यान में रखते हुए ये ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने अभी पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया है कि एग्रीगेट सप्लाई ही किसको रिप्रेजेंट करता है, नेशनल इनकम को, और वो कैसी बनती है, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि ये रहा मेरा 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन इनकम। हमने जब डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड, तब हमने कंजप्शन कर्व भी पढ़ना सीखा। हमने कहा कि वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम कंजप्शन हमेशा होता है, कभी भी कंजप्शन 0 नहीं हो सकता। तो ये आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ग्राफ को ही देखो, आप स्टार्टिंग में देखो कंजप्शन कर्व ऊपर है और इनकम का कर्व नीचे है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है। और जब आपकी कंजप्शन ज्यादा होती है और इनकम कम होती है तो इसका मतलब उस कंजप्शन को आप कहां से निकाल रहे होगे, अपनी सेविंग से, यानी कि ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है डिस सेविंग को। बात समझ आई? इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे आप क्या कह सकते हैं कि कंजप्शन और इनकम बिल्कुल सेम है। इसको ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। The point at which consumption becomes equal to the income is known as break even point. एक बात बताओ, यहां आपने मुझे कहा कि सेविंग में से पैसा निकलेगा, डिस सेविंग है, नेगेटिव सेविंग है। यहां सेविंग कैसी होगी? आप कह रहे हो जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे सेविंग क्या है, 0। ठीक, अब आप आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़े तो आप देख रहे हो इनकम का कर्व ऊपर हो चुका है और कंजप्शन का कर्व नीचे आ गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ आपकी कंजप्शन का लेवल जो है वो कम है और इनकम का लेवल ज्यादा है। इसका मतलब आप जितना कमा रहे हो ना उतना खर्च नहीं कर रहे, आप कुछ बचा पा रहे हो। तो यहाँ का पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता होगा, सेविंग को। ये पॉजिटिव सेविंग्स है। तो दिस इज नेगेटिव सेविंग, जीरो सेविंग एंड पॉजिटिव सेविंग। पहले वाले पॉइंट में कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे कंजप्शन बनेगा इनकम के बराबर, उसका नाम क्या है, नाम याद रखना है, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट से आगे कंजप्शन कम हो जाएगा और इनकम बढ़ जाएगी, विच इज नोन एज सेविंग। बताइए, बात समझ आई कंजप्शन फंक्शन की? बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजें याद रखनी है और बहुत इजी है। ये दो जो चैप्टर है ना न्यूमेरिकल्स के, नेशनल इनकम वाला और ये दोनों चैप्टर्स को बच्चे डिफिकल्ट समझते, लेकिन मैं कहूंगी ये दोनों ही सबसे इजी है, बिल्कुल लॉजिक है सब कुछ। यहां तक क्लियर हो गया? सो यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ ली हैं। लाइक हमने ये पढ़ लिया है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एक हमने लास्ट क्लास में कुछ एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, मैं आपको छोटा सा उसका एक इंट्रोडक्शन देती हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक उसी चीज के ऊपर बेस्ड है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी।
कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर लेंगे। भाई आज अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो आप 10,000 में से कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, तो इसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अगर हम आगे लेकर चले तो ये दो तरीके का होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने टाइप्स के हैं? दो तरीके के हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपीसी और एमपीसी। ठीक है, बात करूं अगर मैं सबसे पहले एवरेज की, तो भाई एवरेज हमेशा कैसे निकलता है? याद करो बचपन की मैथ्स, अगर तुम्हारे पास अभी मैथ्स नहीं भी है तो बचपन की मैथ्स को याद करो, मीन निकाला करते थे। मीन को हम एवरेज ही तो बोलते हैं, और एवरेज हमेशा कैसे निकलता है? टोटल अपॉन में नंबर, सिंपल सी बात। ठीक है, यानी कि एवरेज के लिए आपको सारा डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए जब आप यहां पर भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करोगे, विच मींस कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपनी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर कितना पैसा खर्च करोगे, उसे शो करता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इट रेफर्स टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इनकम का एक ग्राफ, मतलब इनकम की एक टेबल बनाऊं, सबसे पहले इनकम 0 है, 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई। यहाँ पे मैंने कंजप्शन बनाया 40, 60, 100, 120। तो आप ये देख रहे हो, मैं कह रही हूँ 200 की अगर मेरी इनकम है तो उससे मेरा कंजप्शन कितना है? 100। तो इसे बोलोगे एपीसी। अगर मुझे इसका एपीसी निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 100 डिवाइडेड बाय 200। बात समझ आ रही है कि अगर मेरी इनकम का लेवल 200 है तो 200 की इनकम का कितना पार्ट मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे एपीसी कैलकुलेट करना होगा, जो कैसे निकलेगा? सी अपॉन वाई। तो अगर मुझे 200 के लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन के साथ ये निकालना है कि एपीसी कितना है, तो आप सिंपली क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 200 विच इज इक्वल्स टू 0.5, यानी कि परसेंटेज में बोलो तो 50%, यानी कि आप अपनी इनकम का 50% कंज्यूम करना चाहते हो। बात समझ आ रही है? दिस इज एपीसी। बट वही चीज अगर मैं एमपीसी के लिए बात करूं, मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, कि जब मेरी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। तो अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, यानी कि मेरी इनकम बढ़ी तो बढ़ती हुई इनकम का कितना पार्ट मैं कंज्यूम करना चाहती हूँ, मैं उसे बोलूंगी एमपीसी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर मैं इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलूं तो मेरी इनकम 100 से 200 ही, यानी कि मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 100 रुपए से। अगर सिर्फ 100 रुपए की बात चल रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 की इनकम बढ़ गई, पर इसी बढ़ती हुई इनकम के साथ मेरा कंजप्शन भी तो बढ़ा। वो 60 से कितना हो गया? 100, तो वो कितना बढ़ गया? 40, तो आपने यहाँ लिख दिया 40। तो इसका मतलब आपका एमपीसी कितना निकल कर आया? 0.4, यानी कि आप अपनी बढ़ती हुई इनकम का 40% पार्ट कंज्यूम कर लेते हो। यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो अपना कंजप्शन भी कितने से बढ़ा लेते हो? 40% से। बात समझ आ रही है? यहां से एक बात निकल कर आई कि एमपीसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम, कि अगर आपके टोटल इनकम में चेंजेस आते हैं तो आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो कि आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है, उसे बताता है आपका एमपीसी। बात समझ आई? ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप लिख सकते हो, और इसको मैथमेटिकली तो इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। इस एमपीसी का एक और हमारे पास सिंबॉलिकली एक इस अल्फाबेट है, इसको बी से डिनोट करते हैं। न्यूमेरिकली हम इसको बी बोलेंगे। ठीक है, और ये अभी हमारा कंजप्शन फंक्शन में समझाऊंगी तो वहां पे इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए आप इसको लिख कर रखेंगे कि एमपीसी को क्या बोला जाता है? बी। ठीक, चलो अब आते हैं एपीसी की प्रॉपर्टीज के ऊपर। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एपीसी ना 1 से ग्रेटर होता है। अब ऐसा कब हो सकता है कि हमारा एपीसी 1 से ज्यादा हो? देखो, एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। ठीक, मैं कोई एक हाइपोथेटिकली नंबर अज्यूम कर लेती हूँ। मैंने कहा अगर मेरा कंजप्शन 4 है और मेरी इनकम 3 है, आंसर बताओ क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग ना?
1 पॉइंट समथिंग कि जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है, यानी कि आपकी इनकम का लेवल कम है लेकिन आपका कंजप्शन का लेवल ज्यादा चल रहा है, तब आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा? ज्यादा। यानी कि आपकी इनकम जितने से बढ़ रही है उससे ज्यादा से फिलहाल अभी आपका कंजप्शन बढ़ रहा है। और ऐसा कब होता है? बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट्स पे। आप यहाँ देखो, स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी इनकम कम होती है लेकिन आपका कंजप्शन ज्यादा होता है। ठीक है, विच मीन्स कि हमें यहां से ये पता चला, ये कंक्लूजन निकला कि यस, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, बट कब? ओनली व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। ठीक है। सेकेंड, एपीसी 1 के बराबर हो सकता है क्या? कब? सी बात, आप फॉर्मूला ध्यान रखो कि ऐसा कब हो सकता है कि भाई जब कंजप्शन भी इतना ही और इनकम भी इतनी हो, तभी तो ऐसा हो सकता है कि जब, तो ऐसा कब होता है? जब कंजप्शन और इनकम बराबर होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं जिसे। यानी कि जितना आप खर्च कर रहे हो उतना ही आप कमा पा रहे हो, जितना कमाया आपने उतना ही खर्च कर दिया। इसका मतलब सेविंग क्या होती है उस टाइम पे? जीरो। क्या आप सेव कर पाते हो? एक याद रखो कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? सी प्लस आई के, और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस के। कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हो, कुछ पार्ट सेव करते हो। बट मैं कह रही हूँ जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो, तो कुछ सेव कर पा रहे होगे क्या? नहीं। तो ऐसा सिर्फ कब हो सकता है? आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो यस, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। तीसरी प्रॉपर्टी, कैन एपीसी बी लेस देन 1? क्या एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दूं तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि जब आपका कंजप्शन कम होता है और इनकम ज्यादा होती है तब ऐसा हो सकता है। यानी हाँ, यानी कि आगे वाले पॉइंट्स पे ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है लेकिन उसका बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से कम हो चुका है, यानी कि आप अपनी इनकम का लेसर प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हो। इन दैट केस यू कैन से दैट एपी इज लेस देन 1। क्लियर हो गई बात? कोई रटने वाली चीज तो नहीं? ठीक। अब पहले फोर्थ पॉइंट मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं फिफ्थ पॉइंट पे आती हूँ। कैन एपीसी बी इक्वल्स टू 0? क्या एपीसी 0 हो सकता है? देखो, अगर मुझे सिचुएशन को 0 करना है, अगर मुझे इस सिचुएशन को 0 करना है तो मुझे न्यूमरेटर में 0 लाना होगा। भाई 0 अपॉन समथिंग इज 0 होता है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप कंजप्शन को 0 लिखो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कंजप्शन कभी 0 होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए चाहे 0 इनकम भी क्यों ना हो, कंजप्शन हमेशा होता है। और उसी कंजप्शन को आप क्या कहते हो? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जब आपकी इनकम का लेवल 0 होता है तो उस पॉइंट पे भी आप कंजप्शन करते हो, जिसको आप ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हो। तो वो तो होगी। तो क्योंकि कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए एपीसीबी कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से आपको 4 ही मेन चीजें पता चली। क्या ये असर्शन रीजन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं? ये वाला जो टॉपिक है, देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टीज लिख दो एपीसी की, नहीं, असर्शन रीजन पूछेंगे, एमसीक्यूज आएगा इससे रिलेटेड, तो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है जी। तो ये आपके उन सब क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें मैंने क्या बताई? दैट एपीसी कैन ग्रेटर बी 1, एपीसी कैन बी लेस देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल्स टू 1, बट एपीसी कैन नेवर बी 0। आपको रीजन पता होने चाहिए। तो ये जो मैंने बॉक्सेस में डाले ना, ये उसके रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो कंजप्शन होता है, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता, तो इस वजह से एपीसी भी 0 नहीं हो सकता। अब एपीसी घटता है विद इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी की वैल्यू घटती चली जाती है। ऐसा क्यों? देखो, एपीसी क्या बताता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। और आपने कंजप्शन का एक नेचर देखा है कि कंजप्शन ना पहले इनकम से ज्यादा होता है, फिर इनकम के बराबर होता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इनकम से कम होता चला जाता है ना। तो ये ग्राफ ही सब कुछ कह रहा है, इसका नेचर ही सब कुछ कह रहा है कि क्योंकि बढ़ती हुई इनकम के साथ कंजप्शन बढ़ता तो है, बट उसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है। आप अपनी बढ़ती हुई इनकम का एक लेसर प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हो, तो इसीलिए एपीसी घटता है। ठीक है, तो इसलिए भी यस, दिस इज ट्रू कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा, बट लेसर प्रोपोर्शन से। सो एपीसी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, एमपीसी पे आते हैं। अब एमपीसी की पहली प्रॉपर्टी कहती है दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब ऐसा कैसे मान लें हम? कुछ तो प्रूफ करो आप, तो ही तो मानेंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि एमपीसी की वैल्यू 0 है, तो अगेन आपको यहां पर 0 रखना होगा, न्यूमरेटर में 0 आना चाहिए। कर सकते हैं ये? आपने अपनी सारी बढ़ती हुई इनकम सेव कर ली, अगर
यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपने कंजप्शन नहीं बढ़ाया, कंजप्शन आपने उतना ही रखा। भाई आप पहले अगर 100 में से 40 रुपए खर्च कर रहे थे, आपकी इनकम फिर से बढ़ी 200 हो गई, लेकिन आपने अपना एक्सपेंडिचर सेम रखा, आपने अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब आपने सारी बढ़ती हुई इनकम को क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। तो ऐसे में आपका कंजप्शन यानी कि जो आपका चेंज इन कंजप्शन है वो क्यों हो जाएगा, जीरो। यानी कि व्हेन एडिशनल इनकम क्या हो गई, एडिशनल सेविंग के बराबर। आप कह सकते हो व्हेन योर एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। आप लिख लो अगर इसको लिखना है तो। जितना भी आपने एडिशनल पैसा कमाया वो सारा का सारा आपने सेव कर लिया। तो जब आपने सारा का सारा पैसा सेव कर लिया होगा, इसका मतलब डेल्टा सी तो जीरो हो गया, आपकी कंजप्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब चेंज नहीं आया आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो। और जब आप यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एमपीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में आपके यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू क्या दिखेगी, जीरो। अब मैं बात करती हूँ वन कब आएगा। सिंपल सी बात है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो बनाएगा। इसका मतलब कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी उतना ही आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो क्या ऐसे में आप कुछ सेव कर पाओगे, नहीं। तो मैं यहां पे इसको क्या कह सकती हूं कि व्हेन योर एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, कि आपने जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया होगा, उतना ही एक्स्ट्रा कमाया, जितना कमाया नहीं, हम कहेंगे जितना एक्स्ट्रा कमाया उतना ही एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, सेविंग नहीं करी आपने बिल्कुल भी, आपने अपनी सेविंग में चेंजेस नहीं करे। तो इन दैट केस योर एमपीसी विल इक्वल टू 1। बात समझ आ गई आपको, रीजन पता होना चाहिए लॉजिकली। मैं कह रही हूं बार बार, रीजन असर्शन में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। मैं कह रही हूँ मुझे एमपीसी की वैल्यू को 1 करना है। ये एमपीसी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे तभी तो यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ी, जितनी इनकम बढ़ी 100 की इनकम बढ़ी, 100 का ही खर्चा बढ़ा दिया आपने, दोनों इक्वल आ गए, तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि 1 आ रही है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेविंग जीरो है। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, वो पुअर का ज्यादा होता है देन रिच। कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर पीपल्स का ज्यादा होता है, रिच पीपल का कम होता है। बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। देखो, जो रिचर क्लास ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो ऑलरेडी लग्जरीज एंजॉय कर रही है। उनकी जो इनकम बढ़ती जा रही है उससे उनके कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी सारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स पूरे हो पा रहे हैं उनकी हर इनकम में से। तो अगर उनकी इनकम बढ़ भी रही है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतने बढ़ते हुए दिखते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई है, उनकी बढ़ती हुई इनकम की तरह ही उनके खर्चे भी हैं, ऑलरेडी वो लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। बट हम जैसे गरीब लोग, हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है ना 100 रुपए से, तो हम अपने आप को अमीर समझने लगते हैं। हम करते हैं यार अब तो खर्चा करेगा तेरा भाई, तेरी बहन, सब खर्च करेंगे, ठीक है, खूब बढ़िया मौज करेंगे। तो हमारा जो कंजप्शन का एक्सपेंडिचर है ना बढ़ता हुआ, वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, तो एक पुअर पीपल के जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं ना, उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो जैसी उनकी इनकम बढ़ती है ना, तो उनकी जो इच्छाएं चाहत होती हैं वो एकदम से बाहर आती हैं, वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो अपने खर्चों को ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू द रिचर क्लास ऑफ पीपल। तो इसीलिए यस, यू आर सेइंग करेक्टली कि एमपीसी जो है वो पुअर पीपल का ज्यादा दिखता है और रिच क्लासेस का कम। तो आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एमपीसी ज्यादा होता है और डेवलप्ड कंट्रीज का एमपीसी कम होता है। तो यहां पर आप ये वाली बात लिख सकते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो एमपीसी होता है वो क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, चलो थर्ड पे। यस, नेक्स्ट उन्होंने यही बात बोली जो हमारी अभी एपीसी में बात चल रही थी कि एमपीसी फॉल होता है विद इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, फिर से वही बात बोलूंगी मैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है। बट कंजप्शन के बढ़ने का रेट क्योंकि कम रह जाता है, इस वजह से एडिशनल कंजप्शन का रेट भी कम रहेगा एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन एडिशनल इनकम। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि यस, एमपीसी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको, यही सेम वाली बात आपने यहाँ पे रिपीट करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा लग जाएगा बस। ठीक है, समझ आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया अच्छे से, न्यूमेरिकली कर लेंगे आप इसको। ठीक है, अब इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारा कंजप्शन फंक्शन। यही काम आएगा अभी हमारे न्यूमेरिकल में। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंजप्शन फंक्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन C इज इक्वल्स टू
सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी है टोटल कंजप्शन, कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको कंजप्शन निकालना है तो सी निकालना होता है, और सी बार क्या होता है भाई, ऑटोनॉमस, सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है। बी क्या है, अब आपको समझ आ जाएगा कि बी क्या है, और वाई क्या होता है, इनकम। ठीक है, तो बस इसी को यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करेंगे और फिर हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे थे कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। भाई जितना सामान आप बेचोगे, जितना आउटपुट आपका प्रोड्यूस हुआ होगा उतना सामान आप बेचोगे, और जितना सामान आप बेचोगे उतना पैसा आप कमाओगे। ठीक है, उस कमाए हुए पैसे का यूसेज क्या है, हम एग्रीगेट सप्लाई को y से रिप्रेजेंट करते हैं और y इज द नेशनल इनकम, और इसके दो ही कंपोनेंट्स है c प्लस s। अपनी कमाई हुई इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे, यही तो बात है। तो यहाँ पर हम आपको यही सिखाएंगे अब कि एक कंज्यूमर, मतलब एक इकोनॉमी जब पैसा कमाती है, जब नेशनल इनकम अर्न करती है, तो खर्च कैसे करती है, वो हमने लास्ट क्लास में सीखा, उसकी टेंडेंसी टू कंज्यूम। अब आज हम सीखेंगे टेंडेंसी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है कि हम यहाँ पर कितनी अपनी इनकम का पोर्शन सेव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे वहां था प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू कंज्यूम, यहाँ पर क्या है, प्लानिंग टू सेव। सो सेविंग फंक्शन क्या है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, कि दोनों के बीच का रिश्ता है कि नेशनल इनकम और सेविंग आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्केड्यूल देख लेते हैं। बहुत पुराना हो चुका है ये स्केड्यूल, अब याद भी हो गया होगा। हमने इनकम ली है फ्रॉम द 0 लेवल टू 600, और आप देख रहे हो कि इनकम लगातार बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से हम देख रहे हैं कि इनकम हमारी बढ़ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम कंजप्शन कर रहे हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम बिल्कुल 0 है तुम्हारी, पर तब भी तुम देख रहे हो तुम कंजप्शन कर रहे हो। ये कंजप्शन कहाँ से आ रहा है, फिर से बताओ। ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। कहां से पूरा करोगे इस खर्चे को, अपनी सेविंग से। तो बेसिकली अगर आपको सेविंग कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है, सेविंग निकालने के लिए y माइनस सी। तो भाई आपके पास इनकम तो कुछ नहीं है, खर्चा आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी सेविंग्स क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अभी भी अगर आप देखो तो कमाया 100 लेकिन खर्चा अभी भी 120 का कर रहे हो, तो अभी भी फिर से आपको अपनी डिस सेविंग्स करनी पड़ रही है। अब आए हम ऐसे पॉइंट पे जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर हो गया, 0। वेरी गुड, इसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है, जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे अब इनकम बढ़ने लगी। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजप्शन बढ़ रहा है। अब 300 माइनस 280, लेकिन हमारी इनकम से कम हो चुका है, तो अब आपकी सेविंग्स कैसे होने लगी है, पॉजिटिव। 400 माइनस 360 40, 500 माइनस 440 60, और 600 माइनस 520 80। तो हमने एक पैटर्न देखा कि हमारी सेविंग्स कैसी होती हैं, कि स्टार्टिंग में जब हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं इनकम के, तो उस टाइम पे तो देखो डिस सेविंग्स होती है, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए हम खर्चा करते हैं अपनी सेविंग्स में से। बट जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम 0 सेविंग्स पे पहुंच जाते हैं, कि मतलब चलो हमारी सेविंग इस्तेमाल नहीं हो रही, ना तो हम सेव कर रहे हैं ना ही हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 0 सेविंग की पोजिशन में हम, जहां पर इनकम और कंजप्शन बराबर आ गए हैं। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन सेविंग्स भी बढ़ रही है, सेविंग्स पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सेविंग के 3 नेचर नजर आए, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। इसी के ऊपर बेस्ड है ये देखो कर्व। अगर आपको किसी भी कर्व का नेचर पता है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स में इसलिए परेशान होते हुए देखा है कि हमें कर्व नहीं पता कि कब कौन सा कर्व कैसे बनेगा। क्यों, रीजन बीइंग कि आप ना लॉजिकली समझते ही नहीं हो, आप रट्टा मारते हो कर्व की शेप का भी। अच्छा ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, क्यों निकलता है, हर कर्व का एक रीजन है। मैंने यहाँ पर आपको सेविंग का नेचर समझाया ना, कि स्टार्टिंग में सेविंग्स कैसे होती है, नेगेटिव। तो आप हमेशा अपनी सेविंग को कहां से स्टार्ट करोगे, नेगेटिव एक्सिस से। ये आपका वाई एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव एक्सिस होता है, आपको पता है, इतना तो बचपन से पढ़ते आए हो। तो ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है, और ये नेगेटिव सेविंग्स हमेशा किसके बराबर होंगी, ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर। और जब तक आप यहां पर हो तब तक आप कौन सी सिचुएशन में हो, आप डिस सेविंग की सिचुएशन में हो। ठीक, अब आप देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पे, हाँ अब ये पॉइंट यहाँ टकरा गया है एक्स एक्सिस को। जब कोई कर्व किसी भी एक्सिस को टकरा जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो वेरिएबल 0 है।
यानी कि यहाँ पर सेविंग जीरो होगी, और जब सेविंग जीरो होती है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमारी जो इनकम है वो कंजप्शन के बराबर है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ आ रही है? अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे आप इनकी इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सेविंग्स क्या होती चली जा रही है, पॉजिटिव बढ़ती जा रही है। तो ये वाला पोर्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग को। तीन नेचर दिख गए, डिस सेविंग, जीरो सेविंग और सेविंग्स। बात समझ आई कि क्यों हमारा सेविंग कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आपको पता चल गया क्यों नेगेटिव वाई एक्सिस है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजप्शन हम कर रहे हैं जो हमारी डिस सेविंग के बराबर है। सेविंग कर्व का पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि जिसके साथ आप इसका कंपैरिजन करके चल रहे हो ना, आप जिसके साथ इसका रिलेशन बना रहे हो, उसके साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव है। जैसे ही इनकम बढ़ती है सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जैसे अगर इनकम कल को डाउन होने लग गई तो आपका सेविंग भी कम होने लगेगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना कमाया उतना ही हमने खर्च कर दिया, और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से आप आगे बढ़ते हो आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। जब इनकम गिरेगी तो कंजप्शन भी तो गिरेगी। हाँ, कंजप्शन नहीं, कंजप्शन तो देखो गिरेगा नहीं ना, मिनिमम सर्वाइवल वाला कंजप्शन तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कह रही हूँ ये 40 मेरा मिनिमम सर्वाइवल का कंजप्शन है तो ये इतना तो रहेगा। तो मैम 600 के बाद वो वापस आप चलो उल्टा इस चीज को रिवर्स देख लो ना, 600 500 400 रिवर्स लेके चलो तो देखो कंजप्शन घट रहा है, ये देखो घट रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है सब? हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब वही इसके दो पार्ट्स, एपीएस और एमपीएस। इसको बंद करो, फोटो लो इसकी। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये भी दो तरीके के हमारे पास, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपने एपीसी और एमपीसी अच्छे से समझ लिया है तो आपको एपीएस और एमपीएस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां हम बात कंजप्शन की कर रहे थे तो यहां हम बात सेविंग की करेंगे। जब बात होती है एवरेज की, क्या बताया था लास्ट क्लास में भी एपीसी में कि एवरेज का मतलब हमेशा होता है कि जहां पर आप टोटल के साथ डील करते हो, कि टोटल अपॉन नंबर। आप ये जानना चाहते हो कि आप जिस लेवल ऑफ इनकम पे हो उस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग कितनी है, कि अगर आप एक लेवल पे हो 600 लेवल ऑफ इनकम पे हो तो उस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी टोटल सेविंग कितनी है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, बेसिकली आप वो जानना चाहते हो। सो एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल का मतलब क्या है, जहां पर आप अभी सेविंग देख रहे हो उस वो सेविंग कौन से लेवल ऑफ इनकम पर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से मार्जिनल की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, चेंज। हम मार्जिनल को किससे डिनोट करते हैं, चेंज से या फिर एडिशनल से। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है दैट इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम, कि इनकम में चेंज हो जाने की वजह से आपकी सेविंग कितने से चेंज होती है। ठीक है, अब दोनों के फॉर्मूलाज क्या है, अगर मैं एपीएस की बात करूं तो सेविंग अपॉन में इनकम, जो आपकी सेविंग है वो कौन से कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे है आप वो लिखोगे यहाँ पे। एमपीएस का क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये जो ट्राइंगल की शेप है इसे क्या बोलते हैं, चेंज और डेल्टा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कह रहे हैं दैट एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस कभी भी एक के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर सिचुएशन देखूं, मुझे इसका आंसर अगर 1 लाना है तो मुझे सेविंग और इनकम को बराबर करना होगा। कैसा हो सकता है, सेविंग कभी भी इनकम के बराबर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ऑटोनॉमस कंजप्शन नाम का एक प्राणी है जो परेशान, हाँ जो परेशान करता है, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। आप कहते हो कि दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस s, और अगर आपको ये सिचुएशन लानी है y इज इक्वल्स टू s तो आपको कंजप्शन को जीरो करना होगा, विच इज इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। हम अब तक इतना चैप्टर पढ़ते हैं और पूरे चैप्टर में बार बार हम यही बात पढ़ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि शायद एक जो मेन चीज है वो यही है पूरे चैप्टर में कि ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है ये। ठीक है, तो एज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं that as consumption can never be zero, so therefore savings can never be equal to income। तो यहां पर आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक,
सेकंड, आप कहते हो कि एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, क्यों? सेविंग का इनकम क्या सेविंग कभी इनकम से ज्यादा हो सकती है? नहीं, फिर से कंजप्शन भाई साहब बीच में आ जाएंगे, है ना? तो सेविंग कभी भी हमारी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इस रीजन की वजह से भी आप कह सकते हो कि एपीएस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेविंग तो इनकम से कम ही होती है, सेविंग तो इनकम से कम ही होती है, तो क्योंकि सेविंग इनकम से कम होती है इस वजह से एपीएस लेस देन 1 होता है। आप चाहो तो ना इस तरीके से यहां पर लिख भी सकते हो कि यहां पर इसके लिए लिख दो कि आपकी सेविंग है सपोज 3 और आपकी इनकम है 4, तो सेविंग कम है इनकम ज्यादा है, तो आपका आंसर कैसा आ रहा है? लेस देन 1 ही आ रहा है ना। एपीएस 0 हो सकता है? हाँ, सेविंग 0 हो जाती है। बिल्कुल। अगर मुझे इसका आंसर 0 लाना है तो मुझे सेविंग को 0 करना होगा, और ये पॉसिबल है कि सेविंग जो होती है वो 0 होती है जब हमारा कंजप्शन किसके बराबर हो जाता है? इनकम। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्योंकि सेविंग 0 होती है तो यस, एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। एपीएस नेगेटिव होती है? बिल्कुल। जब आपकी इनकम का लेवल 0 होता है तो एक ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, और उस ऑटोनॉमस कंजप्शन की वजह से आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। हाँ, तो जब सेविंग्स नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है एपीएस बढ़ता है, बिल्कुल, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनकम और सेविंग के बीच में, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती है, तो क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये बार बार बोल रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीजन एमसीक्यू, या हो सकता है 3 नंबर तक का क्वेश्चन भी आपसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है सारी चीजें, कुछ भी रटना नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी पढ़नी है कि एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कैसे? अगर मैं यहां पे देखूं भाई 0 और 1 तक मतलब जाती है, एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 तक जाती है। कैसे? मैं कह रही हूं कि मुझे एमपीएस 0 लेकर आना है, तो एमपीएस 0 कब आएगा? जब मेरी सेविंग 0 हो जाएगी ना, जब चेंज इन सेविंग 0 होगी। और ऐसा कब होगा? जब आप अपनी बढ़ती हुई सारी इनकम कंज्यूम कर लो। ऐसा तभी हो सकता है ना, जब आपने अपनी सारी बढ़ती हुई इनकम कंज्यूम कर ली तो आपकी सेविंग्स तो बढ़ी नहीं, सेविंग्स में कोई चेंजेस नहीं आए, तो आपका डेल्टा सी जब 0 हो गया तो एमपीएस ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या एमपीएस 1 के बराबर हो सकता है? कब होगा ऐसा? जब दोनों बराबर होंगे, जब मेरी इनकम मेरे सेविंग के बराबर होगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज कि अभी तो आपने कहा कि सेविंग और इनकम बराबर नहीं होते। मैंने बिल्कुल यही कहा, सेविंग और इनकम बराबर नहीं होते, बट यहां मैं क्या कह रही हूं? चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग के बराबर है भाई। अगर 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ी है तो सेविंग भी 100 रुपए से बढ़ी है, उनका चेंज इक्वल है। वो दोनों इक्वल नहीं है, बात समझ आ रही है? वो दोनों का चेंज इक्वल है। और अगर आपने अपनी बढ़ती हुई सारी इनकम को सेव कर लिया होगा तो विच मींस कि आपका जो चेंज इन कंजप्शन होगा वो 0। इसका मतलब आपने अपने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं किया, बढ़ती हुई सारी इनकम आपने सेव कर ली। तो बस यहीं से निकलती है आपकी एमपीएस की वैल्यू। रटना नहीं है, समझना है। ठीक, चलो अब यहीं से निकलता है एक सेविंग फंक्शन। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोपेंसिटी टू सेव्स के टाइप क्या है। न्यूमेरिकली आपको ये सेविंग फंक्शन ध्यान रखना है। अब आप समझ सकते हो इसके सारे एलिमेंट। माइनस एस क्या होता है? डिससेविंग, विच इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑटोनॉमस कंजप्शन। यहां पर मैंने लिखा है 1 माइनस बी। याद करो कि बी क्या होता था? एमपीसी। तो 1 माइनस बी है एमपीएस। क्यों? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशनशिप है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगी वो रिलेशनशिप से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी बस इतना समझ लो कि 1 माइनस बी क्या होता है? एमपीएस। और वाई क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली हमारे काम आने वाला है। तो हमने ऑलरेडी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि एपीसी और एमपीसी क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि एपीएस और एमपीएस क्या होते हैं। तो अगर कभी हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाए इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में तो हमें डिफरेंस भी आना चाहिए, खुद से बनाना भी आना चाहिए। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे डिफरेंस करा देती हूँ, बट आगे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो मैं तो आपको डिफरेंस करा रही हूँ एपीसी और एमपीसी के बीच में। अगर एग्जाम में डिफरेंस आ गया एपीसी और एपीएस
तो आप उसे लिखने लायक हो, आप बना सकते हो अपने आप डिफरेंस। तो ऐसा आपको कॉन्सेप्ट अपना रेडी करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। सबसे पहले आता है मीनिंग। एपीसी क्या था, हम पढ़ के आ चुके हैं कि ये वो रेशो है जहां पर हम अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं एट अ कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। वहीं पे जो एमपीसी है वो उसी चीज को किस चीज में रिप्रेजेंट करता है, चेंज की फॉर्म में, कि हमारे इनकम में चेंज हो जाने की वजह से हमारा कंजप्शन कितने से चेंज हुआ। फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होता है, एपीसी का होता है सी अपॉन वाई और एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, विच मीन्स चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। वैल्यू इक्वल टू जीरो, एपीसी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। रीजन क्या है, क्योंकि कभी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, बट एमपीसी जीरो हो जाता है। कब जीरो हो जाता है, जब आप अपनी सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लेते हो, कंज्यूम नहीं करते, यानी कि जब आपका डेल्टा सी जीरो हो जाता है, यानी कि चेंज इन कंजप्शन अगर आपका जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। कब भाई 1 के इक्वल कब होगी, जब कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं, और ऐसा कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 के बराबर हो जाता है। और तो एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है। ब्रेक इवन से पहले यही वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अब मैं अगर एमपीसी की बात करूं, लेकिन एमपीसी इक्वल टू 1 तो होता है भाई जब हमारा चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए, तो एमपीसी लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। एमपीसी इक्वल टू 1 तो हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी एडिशनल इनकम को सेव नहीं करके खर्च कर देते हो, सारी की सारी एडिशनल इनकम आपने क्या कर दी, कंज्यूम कर दी और सेविंग बिल्कुल नहीं करी, तो उस केस में इक्वल टू 1 तो हो सकता है, पर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि लिमिट है हमारी एमपीसी, सिर्फ 1 ही हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स टू नेशनल इनकम, तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है एपीसी घटता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन तो बढ़ता है, बट उसके बढ़ने का रेट कम हो जाता है, और बेसिकली एवरेज ना एक तरीके का रेट ही होता है, ठीक है। तो लेकिन इसके घटने का जो रेट है वो एमपीसी के घटने के रेट से कैसा होता है, कम होता है। यहां पर भी अगर आप देखो तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी भी घटता है, बट इसके घटने का रेट एपीसी के घटने के रेट से ज्यादा होता है। क्यों, देखो बेसिकली ये एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है जो सब में डिवाइड हो जाए, बट मार्जिनल के अंदर ना आप चेंज देखते हो, और चेंज सिर्फ एक ही से जो एक ही लेवल होता है ना, सिर्फ उसको डिफाइन करता है। तो यहां पर जो आपको डाउनफॉल का रेट है वो ज्यादा दिखता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस। अब इसका सबसे पहले मीनिंग में देखूं तो रेशो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि एक लेवल ऑफ इनकम पे कितनी आप सेविंग करते हो, वही उस चीज को किस चीज में बताता है, चेंज में, कि आपकी जब नेशनल इनकम चेंज हुई तो उससे आपकी सेविंग में कितना चेंजेस आए। दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो एपीएस एस अपॉन वाई और एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीएस की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे जब कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं तो सेविंग जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से एपीएस जीरो हो जाता है। एमपीएस भी जीरो हो सकता है, लेकिन ये कब जीरो होगा, जब चेंज इन सेविंग जीरो होगी, सिर्फ तब जब चेंज इन कंजप्शन चेंज इन इनकम के बराबर होगा, बट इस पॉइंट को आप ब्रेक इवन पॉइंट एज सच नहीं कहते हैं। उसके बाद एपीएस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कभी भी सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एमपीएस 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम के बराबर हो सकती है। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्यों नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एक आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, और उसको आपको करना ही पड़ता है, जिसको आप कहां से मीट करते हो, अपनी सेविंग से, जिसे आप डिससेविंग कहते हो। तो क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है इसलिए एपीएस भी नेगेटिव हो सकता है, बट एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस सिचुएशन को नहीं कह सकते कि चेंज इन सेविंग नेगेटिव हो जाए, ये सिचुएशन नहीं हो सकती कभी, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, ठीक है। अब डेरिवेशन देखते ही बच्चा डर जाता है कि डेरिवेशन है तो कुछ जोल ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, आसान होता है डेरिवेशन, क्योंकि ना मतलब हम ऑलमोस्ट ये जो हमारी यूनिट 3 है इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड पे है, बस छोटे छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, उसके बाद ये चैप्टर डन है। बट इस पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें रिपीटेडली आप पढ़ रहे थे और अब तक तो वो आपको याद भी हो जानी चाहिए। क्या हमने ये देखा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन
एग्जिस्ट करता है, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है, लेकिन जो सेविंग होती है वो क्या हो जाती है, 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन उससे कम हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये डेरिवेशन कि हमें कंजप्शन कर्व से निकालना है सेविंग कर्व। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे कंजप्शन कर्व ड्रॉ करना होगा, लेकिन साथ साथ हम इनकम कर्व भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंजप्शन और इनकम का एक रिलेशन है सेविंग के साथ। तो ये होता है आपका इनकम कर्व, ठीक है। 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, और ये आपने इनकम को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि कंजप्शन कर्व ड्रॉ करो, तो कंजप्शन कर्व आप कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्टिंग में आपको पता है कंजप्शन ज्यादा होता है, तो कंजप्शन कर्व आपका ऊपर दिखना चाहिए। आप उसे वाई एक्सिस से यहाँ पर शो करेंगे। ये हो गया आपका कंजप्शन कर्व, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूं सीसी। अब आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ये कहते हो कि जो इनकम है और कंजप्शन है वो क्या है, हमारे इक्वल होते हैं। और इसी पॉइंट को आपने नाम दिया हुआ है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप कहते हो कि सेविंग क्या हो जाती है, 0। अब यहीं से आपको सेविंग कर्व डिराइव करना है। देखो, अगर मुझे सेविंग कर्व बनाना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए था, वो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया जहां पर आप ये कह रहे हो कि इनकम और कंजप्शन बराबर जब हो जाते हैं, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो, वहां पे सेविंग हो जाती है 0। तो यहीं से आपने इसको नीचे लेकर जाना है, बिल्कुल सीधा एकदम, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉट लगानी है, ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पे सेविंग क्या है, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे आप कौन से उस पे हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे। बस यहीं से आपको अपने सेविंग कर्व ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट मिल चुका है। थोड़ा मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो सही करोगे। यहीं से आपने अपना सेविंग कर्व निकालना है, ये लो, यहीं से आपका सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया, जिसको मैंने नाम दिया SS, ठीक है। बस हो गया डेरिवेशन। क्या मुश्किल था इसके अंदर? आपने पहले कंजप्शन कर्व बनाया, इनकम कर्व बनाया, देखा कि कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने नाम दिया E। इसी E पॉइंट से आपने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेविंग वाले फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए। यहां पर आपने इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे इसको पॉइंट किया, जहां पर आपको ये पता चला कि सेविंग 0 है। और यहीं से आपको आपके सेविंग कर्व बनाने के लिए आपको क्या मिल गया, एक हिंट पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन तो आसान है, पर इसको लिखना भी तो है। कर्व बिना एक्सप्लेनेशन के अधूरा होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आप लिखोगे कैसे? दूसरी समस्या आती है बच्चों के सामने कि लिखें कैसे। तो सबसे पहले अपने इन दोनों डायग्राम्स को, इन दोनों कर्व्स को एक नाम दो कि ये है हमारे पास फिगर नंबर A और ये है हमारी फिगर नंबर B। तो अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जरा एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए कि कैसे लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन। कि हमने यहाँ पे कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया है CC, जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी ऑटोनॉमस कंजप्शन एग्जिस्ट करता है। हमने यहाँ पर नेशनल इनकम को पॉजिटिवली स्लोप 45 डिग्री लाइन बनाई है। क्यों? क्योंकि इनकम जो है हमारी वो लगातार बढ़ रही है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती है वो कंजप्शन के साथ। दोनों एक पॉइंट पे बराबर हुए, ई पॉइंट पे, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा, जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, इनकम और कंजप्शन, बट सेविंग क्या हो जाती है, 0। और इसी से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे वाली फिगर पे ड्रॉ किया, और उस पे हमने देखा कि हमारी सेविंग क्या थी, 0 के बराबर। उसको नाम दिया R। हमने S और R को मिला दिया, और अगर इस कर्व को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो मुझे पूरा सेविंग कर्व यहां से मिल गया। बस इन्हीं चीजों को आपको वर्ड्स में लिखना होता है, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। डेरिवेशन क्लियर हो गया?